नमस्कार, आप देख रहे देश की बात और मैं हूं नगमा। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर पूरा देश झूम उठा और सुबह टोक्यो में गोल्डन बॉय अपने देश के साथी खिलाड़ियों से मिलने के लिए पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया। सभी ने नीरज के लिए तालियां बजाई, गले मिलकर बधाई दी। नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत में कहा कि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं था। साथ ही कहा कि अगले साल होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो अपना पूरा दम लगाएंगे। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो से भारतीय खेल प्रेमियों को एक ख्वाबों की दुनिया में ले गए हैं और अब भी यकीन करना मुश्किल होता है कि भारत को 125 साल के इतिहास में पहला एथलेटिक्स का गोल्ड मिला है। नीरज इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। नीरज, हम चाहेंगे आपके बारे में काफी लोग अब जानते हैं, वो जो 2 थ्रो था उसका सफर हम लोगों को करवाएं। किस माइंडसेट से आप जा रहे थे, क्या सोचा, क्या प्लानिंग की, खासकर वो जो 85 से ज्यादा का थ्रो था और पूरे सीजन में जबकि आपका वैसा थ्रो आ नहीं रहा था, ये उस दोनों थ्रो का हमें सफर करवाएं। सर, वही था कि शुरू से ये था कि मन में कि पहले थ्रो से ही कंपटीशन उठा के चलना है और पहले थ्रो में अपना पूरा 100% दे देना है, ताकि थोड़ा सा एक दूसरे एथलीट पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने पूरा अपना 100% दिया पहले थ्रो से ही, और वो थ्रो भी काफी ठीक थी। तो पहले से ही दिमाग में यही था कि हाँ, फर्स्ट थ्रो से ही अच्छा करके चलना है, और फर्स्ट सेकंड थ्रो काफी बढ़िया थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि आज पर्सनल बेस्ट हो सकता है, और मैंने अपना फिर पूरा जोर भी लगाया, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकली कुछ दिक्कत रही होंगी शायद, पर मैंने अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश की। पर पर्सनल बेस्ट नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आज अपने पास गोल्ड है तो इस बात की काफी खुशी है। बिल्कुल, वो जैसे एक थ्रो आपने कर लिया पहला और उसके बाद दूसरा थ्रो, उसके बीच में जाके आपने पहले भी प्लान किया था कोच के साथ कि जो पहला थ्रो है वो पूरे दम से लगाना है, और फिर अगर होता है तो जैसे आप जैवलिन में प्लान करते हैं कि दूसरे तीसरे थ्रो में जाके फिर चौथे पांचवें में आप फिर से दम लगाते हैं, ये सारा प्लानिंग का हिस्सा था? क्योंकि जो आम दर्शक है वो ये समझते हैं कि जैवलिन उठाया और फेंक दिया, वैसी बात नहीं है, टोटल प्लान का हिस्सा है। मैं ये दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ। नीरज, नहीं, मतलब मैंने तो अपना हर थ्रो में बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन मतलब हाँ, है तो काफी इजी, उठाया और फेंक दिया, लेकिन जब उसको फेंकते हैं तब पता चलता है कि हाँ, सच में क्या चीज है और कितनी मेहनत इसके लिए लगती है। और जरूरी नहीं है कि आपने मेहनत भी की है और सब कुछ किया है फिर भी आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा। अगर थोड़ा सा भी टेक्निक में प्रॉब्लम आ गई है तो पूरा कितनी पावर लगा लो तो डिस्टेंस कवर नहीं होगा। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ 2-3 थ्रोज में कि मैं अपनी बेस्ट करने के चक्कर में मैंने स्पीड भी बढ़ाई और मैंने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन थोड़ा सा वो टेक्निक में प्रॉब्लम होने से वो डिस्टेंस कम हो गया। तो मतलब वही है कि इजी लगता है देखने में, लेकिन हाँ, काफी बिल्कुल हार्ड है। नीरज, आपके कैमराडरी की काफी चर्चा हो रही है, काफी सोशल मीडिया पे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, नदीम इरशाद ने आपको अपना आइडल बोला है। जो खेलों की जो बाउंड्री होती है वो इन सब से आगे की होती है, और हम लोग जानते हैं कई सारे जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, हिमा दास, तेजस्विन शंकर, ये सारे आपको बहुत कम उम्र से आपको रोल मॉडल मानते हैं। ये कैमराडरी कहाँ से आई? क्या आप फैमिली, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, वहां शेयरिंग सीखते हैं, ये सारा उसका एक तरह से असर था आपकी अपब्रिंगिंग से, लगता है ये? जी देखो, बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली का तो बहुत इसमें हाथ है, क्योंकि अगर मैं ज्वाइंट फैमिली की बात करूं तो अगर कोई भी मुझे पूछता है कि कितने भाई बहन हो, तो मैं सिर्फ अपनी सगी सिस्टर को नहीं बताता, मैं साथ में जो अंकल के जो लड़का लड़की हैं उनका भी नाम बताता हूँ कि हम इतने भाई बहन हैं, क्योंकि हम शुरू से साथ में रहे हैं। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इनसे अलग हूँ या फिर मेरी सिर्फ 2 ही सिस्टर हैं, क्योंकि सब मुझे एक ही लगे हो। तो ऐसा ही उसका भी काफी इस चीज में रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि आपको आपस में सपोर्ट करना चाहिए। और बिल्कुल कल कंपटीशन था, मेरा खुद का कंपटीशन था और मुझे अपने मेडल पे फोकस करना, लेकिन मैं फिर भी मतलब मैं भी कर रहा, लेकिन साथ में दूसरे एथलीट भी कर रहे। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मैं ही उनके लिए क्लैपिंग कर रहा था, जब मेरी थ्रो थी तो वो भी मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे। तो ये
आपस में खिलाड़ियों का ना ये हौसला बिल्कुल, बढ़ाना आपने बहुत जरूरी है। खेल का जो सही स्पिरिट है वो आप हर बार, जैसे आप बता रहे हैं 8-9 भाई बहन हैं आप, सब मिला के आप हर बार उनके लिए कुछ लेके जाते हैं। इस बार क्या लेकर जा रहे हैं? कि वैसे तो मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज तो, सबसे बड़ी चीज तो मेडल है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे टोक्यो में बाहर जा नहीं सकते हैं, तो एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा मिला कि मैं उनके लिए खरीद सकूं तो वो मैं लेके जाऊंगा। बिल्कुल। एक नीरज, एक सवाल है, बहुत अभी 13-14 करोड़ रुपए, मैं जानता हूं आपको पैसे से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 13-14 करोड़ रुपए अब तक ऐलान हो चुका है। आप ब्रांड भी बनेंगे और मुझे पक्का यकीन है 100-200 करोड़ से ऊपर जाएंगे। लेकिन आप अभी पैसों की, मुझे पता है हर परिवार को, हम सब एक जैसे ही परिवार से आते हैं, क्या करेंगे? पहली चीज अगर दिमाग में आती है, फैमिली के लिए क्या करना है? बस मैं चाहता हूँ कि अपने आसपास का गांव में या आसपास जो मैं स्पोर्ट्स के लिए कर सकूं, जो बच्चे स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो मैं उनको हेल्प करूंगा, क्योंकि काफी प्रॉब्लम होती है स्टेडियम्स वगैरह की और इक्विपमेंट्स की। तो मैं बीच में भी लेके जाता रहा हूँ इक्विपमेंट्स, और अभी मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा हेल्प करूं कि जो बच्चे करना चाहते हैं स्पोर्ट्स, उनको स्पोर्ट मिले और वो आगे अच्छे से शुरू कर सके। बिल्कुल, मैं जानता हूं आप गांव में भी देते हैं और साथी खिलाड़ियों की भी काफी मदद करते रहे। आपको जो ये है, ये जो मुकाम आपको हासिल हुआ है, ये मिल्खा सिंह को हासिल नहीं हुआ, श्रीराम सिंह को नहीं हुआ, पीटी उषा को हासिल नहीं हुआ, उनकी कतार से आगे जाके खड़ा होना आपके लिए क्या मायने हैं इसके? जी देखो, मैं वही बोलता हूँ कि वो दिन के ऊपर डिपेंड होता है। मेहनत उन्होंने बहुत ज्यादा की थी और उस टाइम पे वो उनका भी बहुत ज्यादा नाम था, और वो भी ऐसे ही गोल्ड के हकदार थे उस टाइम के। लेकिन वो उस दिन उनका दिन नहीं था शायद, कि वो थोड़े थोड़े टाइम से वो रह गया उनका मेडल आने से, और आज कहीं ना कहीं मैंने जीता है तो उनका भी एक सपना सा पूरा हुआ है, तो उनको भी काफी अच्छा लग रहा है इसके बाद। बिल्कुल, आपने जीव मिल्खा ने ट्वीट किया, आपको धन्यवाद भी दिया कि आपने उनके फैमिली मिल्खा सिंह जी को ये अपना मेडल डेडिकेट किया है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, टारगेट आगे क्या होगा आपका? पेरिस है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसमें आपके पास मेडल नहीं है, या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, या उवी हॉर्न की तरह 100 मीटर का बैरियर पार करना? हालांकि आप जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे हो गया है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या आपका टारगेट क्या है? नहीं, पहले मैं सोच रहा हूँ कि 90 मीटर क्रॉस करें, उसके बाद 100 मीटर का सोचें, क्योंकि धीरे धीरे मतलब हाँ जरूर वो आगे का सोचना जरूरी है, लेकिन उसके लिए ओवरडू करना ठीक बात नहीं है कि मैं ज्यादा मेहनत कर दूं उसके लिए फिर इंजरी हो जाए। अपना धीरे धीरे चलेंगे और बिल्कुल कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप पूरा फोकस रहेगा। उसके बाद फिर 3 साल बाद, इस बार तो 3 साल बाद फिर ओलंपिक आ जाएगा, तो अपना अच्छे से तैयारी रखेंगे जारी। अच्छा नीरज, अब शरारत कर रहे हो या जो बचपन में 90 किलो से शुरू किया था, भैंस को, मधुमक्खी का, ये सब तो हमने पढ़ा ही है, शरारत करते हो या छूट गई है? क्योंकि मैंने देखा आपका बहुत चुलबुलापन तो है, मैंने आपको राष्ट्रपति भवन में भी देखा था काफी प्लेयर्स के साथ बात करते। शरारत हो रही है या अभी कम हो गई है? पता नहीं जी, ये तो मैं खुद तो कैसे बता सकता हूँ। मैं मानता हूँ खुद तो मैं ठीक ही हूँ, इतनी शरारत तो नहीं करता, क्योंकि शरारत करने के लिए कोई होता नहीं है। थोड़ा बहुत कोच के साथ हम मजाक कर लेते हैं, पर अभी तो अपना ज्यादातर ट्रेनिंग पे फोकस रहता है, क्योंकि साथ में एथलीट कोई था नहीं, अभी अकेला ही था, तो अपना ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस रहता था। तो शरारत थोड़ी बहुत घर पे जाता हूँ उनके साथ और फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, और वो चलो, वो भी जरूरी है कभी कभी। हाँ जी। अच्छा, आपने बोला चूरमा खाएंगे, खांडरा जा रहे हैं, आपको चूरमा खाने का मन है? चूरमा तो क्या, मतलब जो भी गांव का खाना है, जो भी गांव की वो है, वो जरूर खाएंगे, काफी टाइम हो गया है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको जो खाने का मन है, अब तो आपके पास अगले 1 महीने आप जैसा चाहे खा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, और आप सुपरस्टार बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके जरिए ये खेल भी भारत में आगे बढ़ेगा। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया नीरज। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं उन पर इनामों की बरसात हो रही है। 6 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार देगी नीरज चोपड़ा को, और हरियाणा में उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी। ये हरियाणा सरकार का ऐलान है कि उन्हें ग्रेड A की नौकरी मिलेगी। पंचकुला में उन्हें रियायत दर पर प्लॉट दिया जाएगा। सेंटर फॉर एथलेटिक्स का हेड बनने का उन्हें ऑफर है। रेलवे ने 3 करोड़ देने का उन्हें ऐलान किया है। 2 करोड़ रुपए पंजाब सरकार देगी। मणिपुर सरकार भी उन्हें 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है। PCCI और चेन्नई सुपर किंग्स भी 1-1 करोड़ रुपए देगी।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 75 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और आनंद महिंद्रा उन्हें XUV 700 गिफ्ट करेंगे। बायजूस ने 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और भारत ने पुरुषों की हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराया। इस जीत के हीरो रहे गोलकीपर श्रीजेश। गोल पोस्ट के आगे श्रीजेश दीवार की तरह खड़े हो गए। मैच के आखिरी पलों में उन्होंने गोल पोस्ट के आगे पूरी मुस्तैदी दिखाई। 1980 के बाद ओलंपिक में हॉकी में ये भारत का पहला पदक है। भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कई मेडल जीते। आज गोल्ड मेडल भारत के नाम हुआ है। नीरज चोपड़ा ने जीता है, इसके अलावा बजरंग पूनिया ने जीता और भारत के इस ओलंपिक को ऐतिहासिक बना दिया है। इसमें एक बेहद खास मेडल और भी आया जिससे पूरे देश का एक कनेक्ट है। हॉकी का जो मेडल है, काफी समय के बाद 41 साल के बाद 1980 में आखिरी बार टीम इंडिया ने मेडल जीता था और 41 साल बाद जीता है, जिसकी वजह से कई देशवासियों में हॉकी को लेकर एक तरह से नई उम्मीद जगी है और इस जीत को मुमकिन कराने वालों में बेहद खास हैं टीम इंडिया के वॉल श्रीजेश हमारे साथ हैं। आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो आपको वॉल कहा जाता है या जो आपने ये तरक्की हासिल की है, ये पूरा मोमेंट आपके लिए ऐतिहासिक हो गया है? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। जैसे आपने बताया वही सच्ची वाला बात है। जो हम टीम जब जीतता है एक पूरा टीम का जीत होता है और एक टीम जब हारता है एक पूरा टीम के हार होते रहता है। तो डेफिनेटली इट्स ए हार्ड वर्किंग कोर ग्रुप था, उसी के वजह से हम लोग को मेडल मिला है। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस ओलंपिक्स गेम्स, आपको पता है कि कितना मेहनत कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए ये मेडल, क्योंकि हम लोग जब से हॉकी खेल रहा था तब से यही सुन के आ रहा था कि हाँ यार हमारे पास 8 गोल्ड मेडल है ओलंपिक्स का और अभी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। तो हम लोग को अभी एक मौका मिला है कि हाँ यार हम भी अपना बेस्ट दिया है और हम भी अपना देश के लिए एक मेडल जीत के आया है। और कितनी बड़ी बात है आपके लिए, आप जिस ओलंपिक्स में गए, हॉकी में हिस्ट्री बनी, कई खेलों में हिस्ट्री बनी और एक गोल्ड मेडल भी आया है नीरज चोपड़ा का। यस भाई, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि एक ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जितना स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं और मनप्रीत ये टीम में जो प्लेयर है जो तीसरा ओलंपिक्स में आया, जो तीनों ओलंपिक्स से एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट था। जब 2012 में हम लोग एक भी मैच नहीं जीत पाया, तो जितना फीलिंग हुआ हम लोग के ऊपर और जितना हम लोग गिल्टी फील किया, और 16 में हम लोग सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाया और अभी हमारे पास एक मेडल है। तो एक जर्नी बहुत टफ था और डेफिनेटली स्पेशली फॉर इंडियन कंडीजेंट जो आप देखेगा तो आज हमारा सबसे पहले फर्स्ट ओलंपिक्स गोल्ड मेडल मिला एथलेटिक्स में। सो इट्स अ वंडरफुल ईयर। ये साल पूरा हमारे लिए, ये ओलंपिक्स हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मेडल हंटिंग था इंडियन टीम के लिए। श्रीजेश, मैं जानता हूँ बहुत इमोशनल आदमी भी है, क्या आउटबर्स्ट रहा जो इमोशनल बात हुई जीत के बाद आप लोगों के साथ, आपकी टीम के साथ क्या बात हुई और सबसे इमोशनल मोमेंट क्या रहा जीत के फौरन बाद? सच में बहुत एक रिलीफ था हम लोग के लिए, क्योंकि पता नहीं दिल के अंदर पिछले 1.5 साल से जो फ्रस्ट्रेशन हम लोग कैरी कर रहा था, अरे ओलंपिक 1 साल और एक्सटेंड हो गया और उसके लिए अभी प्रैक्टिस करना है, और जो भी दुर्घटना हमारे बीच में जितना टफ सिचुएशन आया था हम लोग उसको फेस किया था। और जिस टाइम जो लास्ट सेकंड में, आपको पता है कि 6 सेकंड पहले हम लोग पेनल्टी कॉर्नर कंसीडर किया, बट वो भी एक एडेड प्रेशर ही था। बट लास्ट मिनट पे जब हम लोग जीता, हम लोग को सिर्फ सब यही एक चीज बोला, भाई हम लोग ओलंपिक्स मेडल जीता है। श्रीजेश, कभी वो जो पेनल्टी कॉर्नर लगा था आपके 6 सेकंड पहले, आप डरे थे? इस मोमेंट से आप कई बार गुजरे, मगर ये जो मोमेंट था जो मेडल आ सकता है, जा सकता है, आपको डर लगा था उस समय? डर लगने के लिए शायद टाइम नहीं मिला, या 1 सेकंड के लिए मैंने डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, क्योंकि 6 सेकंड में एक जर्मनी जैसे एक टीम को एक पेनल्टी कॉर्नर मिलना बहुत खतरनाक वाला चीज है। और जब 1 सेकंड के लिए मैं नेगेटिव हो गया था, दिमाग में सोच किया था, बट फिर मेरा काम होता है कि मेरा टीम को मोटिवेट करना और मेरा काम होता है कि मेरा डिफेंस ऑर्गेनाइज करना। तो मेरे पास 40 सेकंड है अपना प्लेयर्स को डिफेंस सेट करने के लिए और अपना गियर पहनने के लिए। तो मैंने वो लोगों को कम्युनिकेट कर रहा था वो लोगों के साथ कि कैसे हम लोगों को ये डिफेंस करना है और क्या चीज में फोकस करना है, और उसके ऊपर मैं अपना काम के ऊपर भी ध्यान दे रहा था कि मुझे क्या करना है, मेरा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और जब तक हो गया आपको 40 सेकंड खत्म और आपने बॉल को फेस किया, एंड शुरू होने से पहले सिर्फ एक ही चीज सोचा, चलो यार ये बॉल को रोकना है। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कई राज्यों में बाढ़ से आई है मुसीबत।
दिल्ली में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खुले। दिल्ली में 10वीं और 12वीं के छात्र एडमिशन संबंधित कामों के लिए भी स्कूल जा सकते हैं और उन्हें इजाजत दी गई है कि वो काउंसलिंग, गाइडेंस और बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल जैसी चीजों के लिए स्कूल जा सकते हैं। हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त। ये दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी तमाम स्कूलों पे लागू हो रहा है और किस तरह के डिटेल्स इसके आ रहे हैं? ये स्कूल जाने के दिन भी तय किए गए हैं, बैचेस में जाएंगे स्टूडेंट्स, किस तरह की इसमें जानकारियां मिली हैं शरद? नगमा, देखिए, लगातार ये सवाल उठ रहा था कि जब देश में कई राज्य स्कूल खोल चुके हैं, ऐसे में दिल्ली जहां पर अपने निम्नतम स्तर पर कोरोना पहुंच गया है, क्या दिल्ली में स्कूल खोलेंगे? तो दिल्ली सरकार ने 2 फैसले किए हैं। एक फैसला तो अब ये किया है कि स्कूल जो है वो आंशिक रूप से खोले जाएं। 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित कामों के लिए, गाइडेंस या काउंसलिंग के लिए या फिर एडमिशन संबंधित कामों के लिए स्कूल जा सकते हैं। केवल ये 10वीं 12वीं के ही छात्र होंगे और इनके लिए भी अभी ये कहा गया है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, जो दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों को गवर्न करता है, वो अभी दिशा निर्देश यानी कि एक SOP जारी करेगा। उनके बाद ये जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं ये स्कूल जा सकेंगे। इससे ये पता लग रहा है कि सरकार अब स्कूल खोलने की तरफ बढ़ रही है। तो ये शुरुआत है स्कूल खोलने की, लेकिन ये रेगुलर स्कूल नहीं खुल रहे हैं। रेगुलर स्कूल खोलने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले ही फैसला किया है कि एक कमेटी बनाई गई है जिसमें हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होंगे, एक्सपर्ट होंगे, और वो ये तय करेंगे कि किस तरह से स्कूल खोले जाएं, किस तरह बैचेस में खोले जाएं, किन किन क्लासेस को किस तरह से बुलाया जा सकता है। तो वो जब तक रिपोर्ट आएगी वो आएगी, लेकिन उससे पहले 10वीं और 12वीं के छात्रों को अब स्कूल बुलाना जो है वो स्कूल शुरू कर सकते हैं। हम ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि इस समय पूरी तरह से स्कूल बंद है, कोई भी छात्र स्कूल नहीं जा सकता। लेकिन अब जैसे ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गाइडलाइंस जारी कर देगा, 10वीं और 12वीं के छात्र जो हैं वो रेगुलर क्लासेस ना सही लेकिन प्रैक्टिकल कामों के लिए और दूसरे कामों के लिए स्कूल जाना शुरू कर सकेंगे। जी, धन्यवाद आपका शरद। तो ये आंशिक रूप से स्कूल खुल रहे हैं, 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जा सकते हैं जरूरत के मुताबिक। अगर उन्हें किसी तरह की करियर काउंसलिंग चाहिए, ये प्रैक्टिकल के लिए स्कूल उन्हें जाने की जरूरत हो तो वो स्कूल जा सकते हैं और ये बैचेस में स्कूल जाएंगे। जिस तरह से जैसे ही इजाजत इसकी मिल जाती है, ये तय किया गया है कि दिल्ली में आंशिक रूप से स्कूल खोले जाएंगे। 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए लाल किले के मुख्य द्वार को पहली बार बंद करके वहां पर कंटेनर्स की ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि ये कदम आतंकी हमले को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के सामने जो बड़े बड़े कंटेनर्स की दीवार खड़ी की है, उसे स्वतंत्रता दिवस से पहले सजाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कंटेनर्स की दीवार पर स्वतंत्रता दिवस की थीम से जुड़ी पेंटिंग्स की जाएंगी। 15 अगस्त के मौके पर लाल किले पर सुरक्षा इस बार अभूतपूर्व होगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि लाल किले के मुख्य द्वार को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है। न सिर्फ बंद कर दिया है बल्कि मुख्य द्वार पर बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए हैं। आप देखें कि कंटेनर के ऊपर कंटेनर है, 3 से 4-5 लेयर तक कंटेनर काफ़ी हाइट तक ऊपर तक लगा दिए गए हैं। और दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि इस बार जो आतंकी खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी को देखते हुए ये कंटेनर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जम्मू में ड्रोन से अटैक हुआ था, उसके बाद से यहाँ भी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं जिससे कोई ड्रोन से हमला ना कर पाए। 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के अंदर कोई घुसने का प्रयास ना कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने लाल किले के गेट के सामने कंटेनर्स की ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। कंटेनर्स की इस दीवार की वजह से ना तो कोई लाल किले के अंदर दाखिल हो पाएगा और ना ही कोई अंदर झांक पाएगा। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दी है। दरअसल 26 जनवरी को किसान आंदोलन के समय लोग लाल किले में घुस गए थे और हिंसा हुई थी। 15 अगस्त को ऐसा कुछ न हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही सतर्क है। पुलिस के मुताबिक किसान आंदोलन के बहाने विदेश में बैठे कुछ खालिस्तानी आतंकी भी हमले की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस ने आतंकी संगठनों से जुड़े फरार आतंकियों के जगह जगह पोस्टर लगाकर दिल्ली के लोगों को
सावधान रहने के लिए कहा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। श्योपुर में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शनिवार को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बदहाल स्थिति से नाराज लोगों ने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी और गाड़ियों पर कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। एक जगह तो एक पीड़ित व्यक्ति मंत्री जी की गाड़ी के आगे लेट गया। पुलिस ने उसे खींचकर वहां से उठाया। बाजार में निकलने के दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। इस घटना के बाद श्योपुर के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया है। राजस्थान के 3 जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। कोटा, झालावाड़ में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है और यहां पर सेना बुलाई गई है। फिलहाल कोटा में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई हैं। राजस्थान के कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। ये तीनों जिले मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं और यहाँ चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित है कोटा का सांगोद इलाका, जहाँ उजाड़ नदी में आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। आर्मी को भी सांगोद में बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इलाके का दौरा करके राहत कार्य का जायजा लिया। हाँ, सांगोद शहर के अंदर तो बड़ा नुकसान है, क्योंकि एकदम तेज पानी आने के कारण सारा बाजार डूब गया। सारे बाजार में अधिकतम दुकानों के सामान नष्ट हो चुके हैं। निश्चित रूप से इनको कैसे आपदा में सहायता मिल सकती है, हम इस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। झालावाड़ जिले में खानपुर में रूपाली नदी में पानी की आवक ज्यादा होने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पानी मकानों में घुस गया है और सरकारी विद्यालय और कार्यालय भी जलमग्न हो गए हैं। यहाँ यातायात भी प्रभावित हुआ है। केशव राय पाटन में मकान ढहने से 7 लोगों की मौत हुई है। बारां की शाहबाद और किशनगंज में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थिति का जायजा लेते हुए नियंत्रण और राहत कार्य के दिशा निर्देश दिए हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और वाराणसी में गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है। बीते 2 दिनों में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से वाराणसी के सभी गंगा घाट करीब करीब डूब गए हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है। दशाश्वमेध घाट का जल पुलिस स्टेशन गंगा की गोद में समा गया है। गंगा के साथ साथ घाघरा नदी का जलस्तर भी बढ़ने से वाराणसी के अलावा पूर्वांचल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये जिले हैं मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया और चंदौली। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपने माँ बाप को खोने वाली 10वीं की छात्रा वनिशा पाठक ने 99.8% नंबर लाकर सबको अपने हौसले से हैरान कर दिया। वनिशा की कहानी भावुक कर देने वाली तो है ही, लेकिन हिम्मत की भी मिसाल है। वनिशा की कहानी मीडिया के सामने आने के बाद वनिशा को प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया है और उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। वनिशा को 4 विषयों में 100 में से 100 अंक मिले हैं। मैथ्स में 97 नंबर लाई हैं। भोपाल के 2 टॉपर के साथ टॉप रैंक शेयर की है। उनका एक छोटा भाई भी है, विवान। दोनों फिलहाल अपने रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं। एक तरफ असम मिजोरम विवाद को सरकार बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ दोनों राज्यों के लोगों के बीच गतिरोध अभी भी बना है। दरअसल मिजोरम के लिए जरूरी सामान की सप्लाई लेकर जा रहे ट्रकों पर असम में पत्थरबाजी की घटना हुई है। हालांकि इसके बाद पुलिस एस्कॉर्ट में इन ट्रकों को असम बॉर्डर के पार करवाया जा रहा है। आरोप है कि असम के बाघा बाजार और लैलपुर इलाके में
स्थानीय लोगों ने इन ट्रकों को निशाना बनाया। तनाव की इन खबरों के बाद असम सरकार के 2 मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभालने में जुट गए। सात अगस्त को हर साल हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसी 7 अगस्त को 1905 में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की गई थी और ये दिन इसलिए बनाया जाता है ताकि ख़त्म हो रही हैंडलूम की परंपरा को फिर से नई ज़िंदगी से जोड़ा जा सके और उसे एक ऊंचे मुकाम तक ले जाया जा सके। लेकिन क्या इन वादों से हैंडलूम की स्थिति सुधरी है? बनारस में ऐसा नज़र नहीं आता। हैंडलूम के हालात पहले से और ख़राब हुए हैं। इसी की पड़ताल करती है ये रिपोर्ट। हैंडलूम पर काम कर रहे इन बुनकरों के लिए हथकरघा सिर्फ साड़ी बनाने का एक साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला है। एक ऐसा हुनर जो रेशमी धागों को बेहतरीन साड़ियों में बदल देता है। इनके हाथों से तैयार साड़ी कभी इनके लिए बच्चे के मानंद होती थी, लेकिन आज पावरलूम आने के बाद इसका व्यवसायीकरण हो गया है। आज के बुनकर में और कल के बुनकर में काफ़ी फ़र्क है। उस ज़माने में जो हम लोग एक साड़ी या 2 साड़ी बना करके मार्केट में ले जाते थे, तो वो अपने बच्चों की तरफ से ले करके जाते थे और उसको उनके यहाँ देते थे। और आज के जो बुनकर हैं, ये धंधा बन गया। ये पावरलूम जब से आया है, ये एकदम धंधे के टाइप से हो गया। अब वो बात नहीं रह गई जो बनारसी साड़ी की बात थी। सन 2000 तक हैंडलूम की हालत ठीक थी, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी से गिरावट आई। 1994-95 की गणना के अनुसार हथकरघा की संख्या बनारस में 75,324 थी, जिसमें 1,24,000 कारीगर काम करते थे और पावरलूम की इकाइयां सिर्फ 1750 थी। वहीं 2009-10 की गणना में हैंडलूम की संख्या घटकर 50 से 52,000 रह गई और कारीगर भी घटकर 95,000 रह गए, जबकि पावरलूम की संख्या बढ़कर लाखों में पहुंच गई। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों के इलाके में अगर हमारे मकान के आजू बाजू में 200-400 मकान है, तो पहले ऐसा होता था कुछ जब हैंडलूम का अपना बुलंदियों पर दिन था, तो स्वर्णिम काल था, तो हम लोग के यहाँ कहीं एक आध शायद पावरलूम दिख जाता था। हर घर में हैंडलूम के जो है तो आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन इतना वक्त ख़राब हो गया है कि शायद 1-2 घर में आपको हमारे आजू बाजू में हैंडलूम मिले, बाकी सब जगह पावरलूम हो गया है। और कारीगर पहले हैंडलूम के पावरलूम गए, पावरलूम के कारीगर अब प्रस्थान करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो बनारस के अंदर ना हैंडलूम का कोई भविष्य है, ना पावरलूम का कोई भविष्य है। सब बर्बादी के कगार पर इस वक्त। 2009-10 के बाद हैंडलूम की हालत में और गिरावट आई, जो 2015 की गणना से पता चलता है। इस सर्वे से पता चला कि बनारस में सिर्फ 13,407 हैंडलूम ही रह गए हैं और इन पर काम करने वाले बुनकरों की संख्या भी चंद हजार बची है। यह बात हथकरघा के लिए जकार्ड बनाने वाले बबलू की दुकान से भी पता चलता है, जहां हैंडलूम का जकार्ड दुकान में सिर्फ अब नुमाइश के लिए लगा है। पहले तो जितना बन रहा था सब हैंडलूम बन रहा था, अब वो एकदम ख़त्म हो गया। अब थोड़ा जो है बस नुमाइश है, मतलब सैंपल में रखा है और कोई काम नहीं है। अब महीने में 1-8 ठो आ जाता है, 2 ठो बन जाता है। ऐसा नहीं कि हैंडलूम को बचाने के लिए सरकार ने योजना नहीं बनाई। 2016 में स्मृति ईरानी जब कपड़ा मंत्री थीं, तो बनारस में हैंडलूम दिवस बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया। बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन फिर सब भूल गए। आज भी बनारस में सिर्फ एक छोटे से हाल में चंद लोगों के बीच हथकरघा दिवस की रस्म अदायगी हो रही है। कुछ बुनकरों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया और फोटो खींचकर मान लिया गया कि यह हैंडलूम बच गया। लेकिन यहीं पहुंचे कुछ बुनकर कहते हैं कि यह सिर्फ रस्म अदायगी है। ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सरकार तो स्कीम देती है, लेकिन स्कीम सही बुनकरों तक पहुंच नहीं पाती। इसके लिए सरकार को और प्रयास करना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये रस्म अदायगी है।
बुनकरों तक ये फायदे पहुंच नहीं रहे हैं। जो बुनकर लूम पर बैठ के काम करते हैं उन तक ये फायदे पहुंच नहीं रहे गवर्नमेंट के। सिर्फ बनारस ही नहीं, आसपास के जिलों में भी अगर हम देखें तो हैंडलूम की हालत खराब हुई है। मिर्जापुर में 2602 हैंडलूम बचे हैं, चंदौली में 2531, भदोही में 1780 और जौनपुर में तो सिर्फ 20 हैंडलूम ही बचे हैं। कोविड के बाद इसमें और तेजी से गिरावट आई है। ऐसे में हथकरघा दिवस इसे कितना बचा पाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। वेंटिलेटर पर पहुंच चुके हैंडलूम उद्योग को बाहर निकालने के लिए सरकार कई योजनाएं लाई, लेकिन इसके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। साफ है कि इसके रोग के जड़ तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाई और अब तो हालात ये है कि इसकी सांसें थमने वाली हैं। ऐसे में अगर सरकार कोई ठोस योजना नहीं लाती है तो ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में हैंडलूम कहीं म्यूजियम का हिस्सा न बन जाए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।